So 7 types of dishes, 7 dishes and 7 beggars, है ना? तो फिर क्या होगा? Yes, 7 dishes, 7 beggars. तो इस केस में एक डिश जो है वो ब्यूटीफुल बेगर को जाएगा, वो फिक्स है. एक डिश जो है ब्यूटीफुल बेगर को जाएगा, वो फिक्स है. मतलब इसमें से एक डिश भी फिक्स है, इसमें से एक बेगर भी फिक्स है ना? तो कितने हमें एक्चुअल में अरेंज करने पड़ेंगे? 6 factorial. That is 720 should be the answer. Next, A coded as 2, B coded as 6, C coded as 12. Then haha coded as what? A is coded as 2, B is coded as 6, C is coded as 12. Yes, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 1 का कोड नंबर, A का कोड नंबर 1 है, B का कोड नंबर 2 है एंड C का कोड नंबर 3 है. करेक्ट. 1:1 plus 1. 1:1 plus 1 is 2. 2:2 plus 2 it's 6. 3:2 plus 3:2 नहीं रे, स्क्वायर आएगा रे, स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर आएगा 12. ओके, अब जो h होगा, ये जो हमें कोड करना है, एक ही जगह पे 2 है, एक ही जगह पे 2 है. h का क्या नंबर है? A B C D E F G H. मतलब कितना हो गया? 8 है ना? तो 8 को कोड करो, 8 स्क्वायर प्लस 8, so which is 72. Okay, so this should be answer. Next, question number 12. 4 cards are drawn from the pack of 52 playing cards. How many selections will contain Queen of Heart? Yes, easy है. How many selections will contain Queen of Heart? 4 cards draw किए, 1 2 3 4. ये जो है, this is fix. This should be Queen of Heart. मतलब 4 रहते ना? Yes, hearts, diamonds, spades and club. तो वो जो क्वीन है वो कहाँ से आनी चाहिए? हार्ट के इसमें से आनी चाहिए. तो वो तो फिक्स है, एक ही क्वीन है ऐसी, 4 के इसमें वो तो आनी चाहिए. ओके, बाकी तीनों पे कोई कंडीशन है? बाकी तीनों पे कोई कंडीशन है? नो. सही बात है ना? ये कितने हमारे 4 सूट्स रहते हैं, इसमें हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, और ये रहते 13 13 13 13, और एक ही क्वीन होगी इसमें. उन्होंने बोला है हाउ मेनी सिलेक्शंस विल हैव क्वीन ऑफ हार्ट. मतलब जो 4 कार्ड्स हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें से एक जो है वो कंपल्सरीली क्वीन चाहिए, और वो भी हार्ट में से चाहिए. ओके, तो अब ये बचे हुए 3 हैं, वो कहां से आएंगे? वो कहीं से भी आ सकते हैं. एक को तो फिक्स कर लिया, बचे कितने? 51. 51 ना, 52 में से 51 बचे, तो ये क्या होगा? 51 C3. That's it. This is the answer. This is 1C1 and this is 51C3. समझ में आ रही है बात? ओके, 51C3 क्यों? क्वीन ऑफ हार्ट फिक्स कर लिया. ऐसी एक ही क्वीन है तो ऑब्वियसली ऐसी एक ही क्वीन है तो वो ही आएगी. ओके, एक मैंने फिक्स कर लिया एंड देन बचे हुए 3 कार्ड्स 51 में से आएंगे. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ.
एक्चुअली इट्स नॉट, ये 41 चाहिए था यहाँ पे 42। इस बार 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है? 30 मार्क्स का टेस्ट, कीप इट फॉर 40 मिनट्स, मिक्स्ड होगा पूरा। How many 5-digit number formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5 are less than 42,000? Are less than 42,000? Yes, ये तो आसान था, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑलरेडी। ओके, आसान था ये, इसमें कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। यस, 42,000 से कम मतलब कितने डिजिट का नंबर बनाना है हम लोगों को? इन शॉर्ट हम लोगों को बनाना है 5 डिजिट का नंबर। ओके, और ऐसे केसेस में एक चीज अज्यूम करो, लाइक जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो तुम लोग सारे डिजिट के नंबर्स कंसिडर मत करना कि शायद 42,000 से कम, जैसे हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन किया था, लाइक नोट्स का बोल रही मैं, तो नोट्स में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वहां पे भी हम लोगों ने जब लेस देन 42,000 वाला चीज कंसिडर किया था, उस वक्त हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट नंबर्स कंसिडर किए हैं, और उन्होंने बोला भी है यहाँ पे स्ट्रिक्टली 5 डिजिट नंबर्स। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय using these digits are less than 42,000? ओके, तो 42,000 से लेस चाहिए एंड रिपीटेशन दैट टू अलाउड है। ओके, लेस देन 42,000। ओके, लेस देन 42,000, तो फिर रिपीटेशन इज अलाउड। तो देखते हैं फिर अभी 1, 2, 3, 4, 5। मैंने क्या बोला था? पहले तो ये 4 फिक्स कर दो केस 1 में। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है उसको देखो। अगर 42,000 से कम होना है उसको, और हमारे पास अगर ये डिजिट्स है, तो यहाँ पे कौन आ सकता? 1 आ सकता, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। इसके अलावा और कोई आ सकता है क्या? नहीं। 42,000 लेस देन 42,000 मतलब यस, मैं बात कर रही हूँ 42,000 एंड 40,000 के बीच की, ऐसे नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली 4 जो है वो फिक्स होगा, है ना? तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? यहाँ पे 1 आ सकता है, यस, 1 के अलावा और कोई नहीं आ सकता। और यहाँ पे तो रिपीटेशन अलाउड है, यस, रिपीटेशन अलाउड है। तो कितने वेज? यहाँ पे 1 वे, यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया इसलिए 1 वे। यहाँ पे हाउ मेनी वेज? रिपीटेशन अलाउड है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी आ सकता। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी आ सकता। यहाँ पे भी 5 में से कोई भी आ सकता है। ओके, तो फिर क्या होगा? 5:3, 5:3। और मैंने तुम लोगों को एक तरीका भी बताया है। क्या बताया है? एक प्लेस है, 5 वेज है, तो 5:, 3 प्लेसेस है और 5 वेज है, 5:3। याद आ रहा है n⁻r वाला सीन? ओके, तो केस 1 में कितना हो गया? 125 हो गया। केस 2 सही है ना? ये इसका और एक तरीका बताया मैंने तुम लोगों को, डायरेक्टली यू कैन डू दैट। 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स है हमारे पास और 3 प्लेसेस है, 5:3, 125। यहाँ पे तो 1, 1 ये तो फिक्स कर लिया ना हम लोगों ने। नेक्स्ट, अब 1, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? अगर हमें लेस देन 42,000 चाहिए, तो अगर हमें लेस देन 42,000 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है ना? और यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5।
ये जगह पे। तो 3 वेज है, 1 प्लेस है, 3 वेज है, 1 प्लेस है 3:1। यहाँ पे 5 वेज है, 3 प्लेसेस है, 4 प्लेसेस है, 5:4। सही है ना? 4 प्लेसेस है, 5 वेज है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3, 5, 5, 5, 5 ऐसे भी कर सकते हो। मतलब 3 वेज। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर आया वो यहाँ पे भी आ सकता है। सो हाउ मेनी वेज? 5 वेज। अगेन 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज। Okay, so 3:1, 5:4, which is coming out to be how much? 625 into 3. 1875। तो फिर 1875 प्लस 125, 2000. Okay, 2000 should be my answer. That is the B for solving this question. ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग कर सकते हो ये 3 ways, फिर ये 5 ways, 5 ways, 5 ways, ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा ओके, मैंने ग्रुप पे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस की फाइल भेजी है, डाउनलोड करो उसको। वो भी मैं अभी इसके बाद तुरंत 5 क्वेश्चंस होने के बाद वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग। ठीक है? हाउ मेनी ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड? How many greater than 300 can be formed using the digits 1, 2, 3, 4? Greater than 300 3 डिजिट हो सकता, 4 डिजिट हो सकता है ना? 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है। ग्रेटर देन 300, तो ग्रेटर देन 300 ऐसे 3 डिजिट कितने हैं हमारे पास? ग्रेटर देन 300 3 डिजिट कितने हैं हमारे पास? रिपीटेशन अलाउड मत कंसिडर करना, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है? तो 3 डिजिट नंबर हम लोगों को बनाना है। 3 डिजिट नंबर अगर बनाना है और ग्रेटर देन क्या चाहिए? 300 चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 3 and 4 आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे कितने वेज? फिर 2 वेज। ओके, नेक्स्ट ग्रेटर देन 300, 3 and 4 यहाँ पे आ गया, इनमें से कोई तो भी एक यहाँ पे बैठा। अब यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है? यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है? एक तो बैठ गया ना यहाँ पे। बच्चे कितने? 3। 2 बैठ गए यहाँ पे। बच्चे कितने? यस, बच्चे कितने? 2। ओके, तो 2 into 3 into 2 कितना है ये? 12। 4 डिजिट नंबर की बात करेंगे। 4 डिजिट नंबर के केस में तो भाई सभी 4 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है ना? सभी 4 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर तो ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा 4 डिजिट नंबर से। तो कितने हो गए फिर? 4 डिजिट्स, 4 प्लेसेस। सही है ना? सो कितना है? 4 फैक्टोरियल। ऐड करो दोनों को, 36। ओके, 36 शुड बी द आंसर। Words using the letters accountant. In how many words vowels are together? Accountant word दिया है। In how many words vowels are together? Okay, easy था ना? Accountant word है। Vowels कौन से है? ये vowels है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A, O, U, A vowels together चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या बचा? C, C, N, T और T। ओके, क्या क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस है हमारे पास। ओके, 6 प्लेसेस है हमारे पास। तो मतलब विथ कंसिडरिंग बॉक्स इज वन थिंग, मैंने बताया था टुगेदर के केस में बॉक्स को एक चीज कंसिडर करके चलो। तो ऐसे कितनी चीजें हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो 6 भी 6 तो हो गया,
और ये 6p6 में रिपीटिशन किसका किसका हो रहा है? अच्छा n रह गया क्या? 1 2 3 अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 सही तो है रे। अच्छा ओके, अच्छा यहाँ पे समझिए समझिए समझिए। ओके तो फिर और एक n आएगा ना यहाँ पे 7, ये हो जाएगा। ओके तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ओके तो अभी बॉक्स को एक कंसिडर करना है बिकॉज हमें क्या बोला है उन्होंने बोला है कंपल्सरीली क्या वॉवेल्स शुड बी टुगेदर। अगर वॉवेल्स टुगेदर चाहिए तो वॉवेल्स को एक बॉक्स में रख दो। तो 1 कितने प्लेसेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7p7 c रिपीट हो रहा n रिपीट हो रहा है dt रिपीट हो रहा है इनटू बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स है 4 प्लेसेस 4 वॉवेल्स और b4 अपॉन a रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। ओके तो कितना है फिर ये 7 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज व्हाट 8 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितना है फिर ये दिस इज व्हाट 5040 इंटू 24 अपॉन 16 कर देते हैं डायरेक्ट। ओके तो ओके 2520 2520 इंटू 3 067560 should be the answer. ओके अब उन्होंने पूछा है हाउ मेनी बिगिन विथ ए, हाउ मेनी बिगिन विथ ए। तो हम जब ए से बिगिन करने की बात होगी तो हमारे पास तो 2 एज है ना, हमारे पास कितने एज है 2 ए है ना, तो किसी भी एक ए को ले लो। ओके ये क्वेश्चन नंबर क्या है 47। ये समझ में आया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? रिपीटेशन सी का 2 बार है, रिपीटेशन एन का 2 बार है, रिपीटेशन टी का 2 बार है। ओके तो फिर ये सीन क्लियर है। अभी ए से अगर स्टार्टिंग चाहिए तो कितने लेटर से हमारे पास 10 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ए से स्टार्टिंग चाहिए भाई ए को रख दो, ये तो फिक्स हो गया। कौन कौन बचता है? यस ये जो चीजें बचती है उसमें ए भी आएगा, ए बचेगा, सी बचेगा, सी बचेगा, ओ एन बचेगा, टी बचेगा, एन और टी। ये इनको सिर्फ हम लोगों को अरेंज करना है, इसको नहीं करना है, इसको तो फिक्स कर लिया। और दोनों में से कोई भी एक आया सेम ही बात है ना, दोनों में से कोई भी ए आया सेम बात है। तो मुझे ये 10 में से एक प्लेस को मैंने फिक्स कर लिया, 9 प्लेसेस में से मैं 9 प्लेसेस को अरेंज करूंगी। उसमें से सी रिपीटेड है, उसमें से एन रिपीटेड है, उसमें से टी रिपीटेड है। कितना हो गया ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 फैक्टोरियल क्या आता 40320 अपॉन दिस इज 8 is 8 8 ones are okay so 5040 into 9 45360 that should be the answer. Okay so this should be the way to solve the question. Okay next, in how many ways 5 engineers 3 doctors 2 CAs can be arranged on 6 chairs? 5 engineers ये ऐसे सब अच्छा लगता है सॉल्व करने को, जैसे ही टाइम लगता है एग्जाम होती है पूरा पेपर जब कंप्लीटली सामने आता है तब डर लगता है, तब वो बातें होती नहीं है। ऐसे तो सब इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 5 इंजीनियर्स 3 डॉक्टर्स एंड 2 CA। ओके इनको अरेंज करना है 6 चेयर्स पे, और वो किस तरीके से करना है वो भी दिया हुआ है उन्होंने। 3 इंजीनियर्स चाहिए, 2 डॉक्टर्स चाहिए और 1 CA चाहिए। 3 इंजीनियर्स चाहिए, 2 डॉक्टर्स चाहिए, सॉरी
2 डॉक्टर्स चाहिए एंड एक सीए चाहिए। ओके, तो फिर क्या होगा, फिर अभी देखते हैं। 5 में से 3 को ले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले तो, उसके बाद ये 3 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर 2 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर अरेंज करेंगे। ओके, फिर अरेंज करेंगे इनटू 6 तो हो गए ना, 6 तो आ गए, 6 लोग आ गए, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, 6 पे 6 उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, 6 से। ओके, तो कितना हो गया फिर ये 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल और इल्स 5 into 4 into 3 upon 3 factorial 3 into 2 upon 2 factorial 2 upon 1 factorial this is 6 factorial। कितना आया फिर ये 3 2s are 6 2 2s are 4, ये 2 तो गया, कितना है 10 into 3 into 2 into 720 60 into 7। अच्छा ओके, उन्होंने शायद से ये पूछा ही नहीं है कैलकुलेशन, उन्होंने डायरेक्टली शायद उन्होंने फैक्टोरियल के टर्म्स में आंसर दिया है। ओके, सो डोंट कैलकुलेट, हम फैक्टोरियल में उसको अरेंज कर लेते हैं ना उससे अच्छा। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 3 factorial 2 factorial 1 factorial 2 factorial 1 factorial 6 factorial। तो ये और ये गया, ये और ये गया, कितना बचा 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल, देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, rank of a word hitman in a dictionary is, yes, rank of a word hitman in a dictionary is। do you want explanation for this question? yes, क्योंकि इस स्टेप का हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन किया है, 2 रैंक वाले हम लोगों ने ऑलरेडी किए थे। yes, is there anyone जिसको ये इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके 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 ओके, एक बंदी को चाहिए एक्सप्लेनेशन। कितनी बार एक ही चीज करोगे यार, ठीक है चलो कोई बात। 49 हिटमैन का डिक्शनरी ढूंढना है हम लोगों को, रैंक। ओके, कितने लेटर्स है उसमें, 6 1 2 3 4 5 एंड 6। आज 67 लोग अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6, ये धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, तो सबसे पहले आएगा ए, ये सब में अल्फाबेटिकली ए सबसे पहले आता है, तो कितनी अरेंजमेंट्स हो गई, 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। ओके, एग्जैक्टली रिकॉर्ड है ये अभी तक का 67, अभी 66 हो गए, कोई तो भी बोर हो गया शायद से। चलो, तो फिर 5 फैक्टोरियल हो गया। ए के बाद कौन आता, एच, कितने हो गए बचे हुए प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट एच आ गया। ओके, इसको अरेंज नहीं करेंगे, एच आ गया, बचे हुए लेटर्स में से सबसे पहले कौन आता, ए आता, तो एच ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 4 फैक्टोरियल। ओके, अभी एच ए तो हो गया, अब ए को छोड़ के कौन बचता है, आई बचता है, आई आ गया। ओके, अब ये बचे हुए लेटर्स में से सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। एच आई ए से कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स आएंगे, 3 फैक्टोरियल। ओके, एम एन है ना, एच आई एम, एम आया, तो कितने होंगे फिर अभी, 3 फैक्टोरियल। एम एन, तो फिर से एच आई एन से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 3 फैक्टोरियल। ओके, अब एन के बाद कौन है, टी है ना, डेफिनेटली टी है, तो एच आई टी, तो टी तो आ गया। अब बचे हुए लेटर्स में से पहले कौन आता, ए आता। ओके, नेक्स्ट एच आई टी, ए तो गया, अब कौन आएगा, एम आएगा, एम मिल गया। बचे हुए लेटर्स में पहले कौन आता, ए आता, मिल गया हिटमैन वर्ड। ओके, कितने हो गए ये 120, ये कितना है 24,
ये कितना है 6, ये कितना है 6, ये कितना है 6, कितना हो गया ये 6 6 18 2 20 20 and 24 44 and this is 164 and ये टोटल वर्ड्स कितने हैं 164 and इसका रैंक क्या होगा फिर 165th है ना, इसका रैंक क्या होगा 165th। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैंने डाला था इस बार, आया होगा पर काफी लोगों को, इजी था ये, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। A at B means B is at 1 meter to the south of A. Okay, A at B means A is 1 meter to south of B. Okay, next A star B means B is at 1 meter to left of A. B is ना, हाँ B, अच्छा यहाँ पे भी B है क्या? B is at 1 meter to what? To left of A. Okay, to left of A. तो फिर अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए X at B star P, ये चाहिए। अब चलो देखते हैं फिर A at X at B, इसका मतलब B is 1 meter to south of A, तो यहाँ पे भी क्या होगा B at 1 meter to south of B at 1 meter to south of X, ये 1 meter है। B star P, A star B क्या होता? B is at 1 meter to left of A, तो P is at 1 meter to left of B. ओके, अभी लेफ्ट ऑफ B ऐसे मान के चलो वो उधर ही फेस करके खड़ा है, assume that, then B is at 1 meter to left of A होता है, तो P is at 1 meter to left of, ओके। तो अब उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है उन्होंने, in which P is in which direction with respect to X, P is in which direction with respect to X, कौन सा हो गया ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बड़ा था, मैंने उसको कट कर लिया थोड़ा सा एंड छोटा सा क्वेश्चन बना दिया। ओके, so this was your paper, this was your complete paper. ओके, और टेस्ट दे दो, काफी सारे लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं इस बार, मुझे सिर्फ 53 रिस्पॉन्सेस आए। मैंने पहले ही बोला था मैथ्स का अगर टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आई एम टेलिंग यू, बहुत प्रॉब्लम होगी, तुम लोग खुद को जज ही नहीं कर पाओगे, और जब तक खुद को जज नहीं कर पाओगे तब तक प्रोग्रेस ही नहीं होगी मैथ्स में, आई एम टेलिंग यू, तब तक मैथ्स में प्रोग्रेस होना भूल जाओ, जब तक खुद को जज नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स का टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 53 मतलब ऑलमोस्ट कितने 20 लोगों ने एटलीस्ट टेस्ट नहीं दिया होगा। ओके ओके, ये A at B है, इसका मीनिंग उन्होंने दिया हुआ है, A star B है, उसका मीनिंग उन्होंने दिया हुआ है। अभी सिर्फ हमारे पास A और B की जगह पे X एंड B है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ A और B के जगह पे X एंड B रखेंगे, B के जगह पे तो B ही है, X के जगह पे X है, तो क्या हो गया फिर B is at 1 meter to south of X, okay, south of X, and next star का मतलब B is at 1 meter to left of A, okay, so P is at 1 meter to left of A, तो ये बन गया। उन्होंने पूछा है P का लोकेशन क्या है X के कंपैरिजन में, साउथ वेस्ट। ओके, इजी है ये,
थोड़ा सा अलग पैटर्न में उसको रिप्रेजेंट किया है, इस वजह से थोड़ा सा तुम लोगों को ये लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा। ओके, सो चलते हैं अब नेक्स्ट इसकी तरफ, चैप्टर की तरफ। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम, एक्चुअली इस चैप्टर पे वैसे क्वेश्चंस तो कम आते हैं सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, बट प्रोबेबिलिटी जो इसके बेसिस पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये चैप्टर पहले तुम लोगों को पता होना जरूरी है। ओके, सो मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भेजी है, रेफर टू दैट। ओके, सो अभी तो नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तब। ओके, तो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। सेट्स, relations and functions। ओके, ये इसमें से ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये पार्ट हम लोगों को नॉर्मल स्कूल लेवल पे रहता है, सेट्स वाला पार्ट। ओके, बट स्टिल अभी सीए फाउंडेशन में हमें सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन, इतनी चीजें नहीं सीखनी है, हमें काफी सारी चीजें हैं जो तुम लोगों को लगेगा कि ये सब चीजें तो हम लोगों ने सीखी नहीं थी। ओके, तो जनरली क्या करते हैं ना, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग। नो, तुम लोग अभी सीए फाउंडेशन दे रहे हो तो क्वेश्चंस ज्यादा इस पे पूछेंगे वो लोग, इस पे कम क्वेश्चंस पूछेंगे, ज्यादातर इस पे पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, और इस पे ज्यादा फोकस रहता है, फंक्शंस पे स्पेशली बहुत फोकस रहता है। ओके, तो जैसे मैंने बोला इस चैप्टर का इंडिविजुअली इतना वेटेज नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगर तुम देखोगे ना तो दे विल आस्क यू 4 क्वेश्चंस एंड ऑल, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये दोनों चैप्टर्स यूज होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी एंड तुम्हारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस भी बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। तो हम लोगों ने मतलब देखो कैसे है ना, मेजर चैप्टर्स कौन से होते हैं, पी एंड सी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद रहता सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये 2 अलग अलग यूनिट्स है, टेंडेंसी का एक है और डिस्पर्शन का एक है। और देन आता है कोरिलेशन, रिग्रेशन। ये मेजर टॉपिक्स है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है जनरली, बाकी के टॉपिक्स जल्दी हो जाते हैं, ये जो है ये मेजर नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट आई एम सेइंग लेंथी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, लेंथी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगता है, ये सारे चैप्टर्स के लिए टाइम बहुत लगता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एनईटी के लिए इतना टाइम नहीं लगता, वो जल्दी हो जाता है। वो इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि इट इज फ्रॉम इट इज हैविंग कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके, देयरफॉर इस पे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना, इस पे इसको टाइम बहुत लगता है, ये टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं ये इतने चैप्टर्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जल्दी हो जाता है, उसका कुछ नहीं ना। ओके, चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा, उसको मैं थोड़ा सा लेट ही रख रही हूँ सो दैट वो अपन फेस टू फेस पढ़ा सके। दूसरा आता है अपना प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी उसमें आ गया, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ साथ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो मैंने अभी लिस्ट बनाई थी ना, इसमें तुम सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ऐड करो, ये सारे चैप्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, सेट्स। सेट्स मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज व्हाट, हम कुछ तो चीज एक जगह पे रख देते, कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलो, मैंने सपोज बोला सेट ऑफ वॉवल्स, तो क्या करेंगे हम लोग, सेट ऑफ वॉवल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, करेक्ट।
सपोज मैंने बोला सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर लिविंग रूम, तो क्या क्या होगा उसमें? सोफा होगा, टीवी होगा, ओके, तुम्हारा फैन होगा, एसी हो सकता है, चेयर हो सकती है, ओके। ये सब चीजें जो है इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली कलेक्शन कर रहे हैं। सो सेट इज नथिंग बट व्हाट? कलेक्शन, collection of certain things which we have predefined. Predefined मतलब क्या हुआ है? मैंने जैसे यहाँ पे definition दिया set of vowels, मतलब this vowels is predefined, है ना? जैसे मैंने बोला set of objects in living room, I'm specifying ना objects in living room. So it is basically the collection of objects. It is basically what? Collection of objects. And जो हर एक उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, एंड ईच ऑब्जेक्ट इज व्हाट? एलिमेंट, इज एन एलिमेंट। तो ये बेसिक डेफिनेशन जनरली पता रहता है। कोई कोई लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनको 8th स्टैंडर्ड से ही मैथ्स नहीं रहता, आईएससी बोर्ड वाले, तो उनके लिए फिर से एक बार बता रही हूँ। सेट मीन्स व्हाट? इट इज कलेक्शन ऑफ सर्टन थिंग्स which is predefined under certain specific rule or condition. जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है? वॉवल्स, मुझे वॉवल्स ही चाहिए, मुझे कॉन्सोनेंट्स नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला था सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लिविंग रूम, मुझे लिविंग रूम ही चाहिए, मुझे स्कूल या फिर किचन नहीं चाहिए, ओके। सो दैट इज रूल, एंड उस पर्टिकुलर रूल के अंडर जो हम लोग कलेक्शन रखेंगे उसको these things or these objects are called as elements, okay? These are what? Elements. अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को जनरली रिप्रेजेंट, जनरली मतलब एवरी टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड दीज ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। जैसे कि मान के चलो मैंने बोला x is set of even numbers, x is set of even numbers, तो क्या क्या आएगा उसमें? 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। कुछ लिमिट दिया है उन्होंने, लेस देन 10, लेस देन 12, वैसा कोई लिमिट नहीं दिया उन्होंने, ओके। सो इट विल गो ऑन, इट इज इनफाइनाइट सेट। सपोज मैंने बोला y is a set of even prime number, even prime number, तो इवन प्राइम नंबर मतलब प्राइम भी है इवन भी है, तो ऐसा कौन है फिर? ऐसा कौन है? 2, 2 is even as well as prime, ओके। सपोज मैंने बोला A सेट है, A is a set of letters in a word balloon, क्या क्या आएगा उसमें? B A L O N, रिपीट होगा? नहीं होगा, ओके, रिपीट नहीं होगा। तो अभी जैसे मान के चलो B is a set of letters in a word eat, yes, तो B में क्या क्या आएगा? E आएगा, A आएगा, T आएगा, है ना? और सेम अगर मैंने बोला इट इज लेटर्स इन वर्ड T, तो भी सेम आएगा। मान के चलो ये C सेट है, C सेट में भी क्या आएगा? T E A। रिपीट होगा क्या? L L डबल लिखा मैंने, O O डबल लिखा मैंने, नहीं। सो इवन दो लेटर्स आर डिफरेंट, आई एम गेटिंग इक्वल सेट्स। एलिमेंट्स आर सेम ना, एलिमेंट्स मतलब E इज एन एलिमेंट, A इज एन एलिमेंट, T इज एन एलिमेंट, यहाँ पे B इज एन एलिमेंट, L इज एन एलिमेंट, ओके। ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है। This is what? Element. These are what? Elements. Okay. So all these things are the basics which we have already learned, and those who haven't learned, remember these things. Okay.
ओके, सो अभी तक हम लोगों ने मेन पॉइंट्स क्या क्या देखे? सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड दूसरा each object is an element, okay, and it is represented by curly bracket. अब कुछ सिंबल्स है, कुछ सिंबल्स तुम लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अलग अलग नंबर्स, जैसे कि n is for natural numbers, then w is for whole numbers, okay, then z is for integers. कोई कोई जगह पे उन्होंने नोटेशंस में भी प्रॉब्लम कर दिया वो मॉड्यूल में, तो कहीं कहीं कोई कोई जगह पे आई को उन्होंने ये बोला है, इंटीजर्स बोला है, तो आई इज व्हाट? रैशनल नंबर्स, क्यू इज व्हाट? रैशनल नंबर्स। ये नंबर्स का मीनिंग भी बताने वाली हूँ मैं अभी तुम लोगों को, क्या क्या होते हैं, क्योंकि पढ़े होते हैं हम लोग ये, लेकिन भूल जाते हैं ये सब चीजें। आर इज व्हाट? रियल नंबर्स, ओके। Then this is the sign which we usually use, which is belongs to. This is what does not belong to. Okay, तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए। इतनी चीजें एटलीस्ट अभी तक तो इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए, ओके। बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? लेट्स सी। नेचुरल नंबर्स होते कौन से देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स मतलब जो काउंटिंग से आए हैं, जो काउंटिंग से आए। पूरा वो पुराने जमाने में लोग क्या, एकदम पहले जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, तब लोग क्या करते थे? काउंट करते थे ना, मतलब जैसे कि एक चेयर है, दो चेयर है, एक पत्थर, 2 3 4, तो ऐसे उसको नेचुरल इसलिए बोलते कि वो काउंट कर सकते, पहले वो काउंट करते थे, दैट इज व्हाई इट इज नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर, यस, होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे उन्होंने सपोज मान के चलो 1 - 1 किया, उनको लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही मिल रहा है हम लोगों को, तो ये भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सपोज 2 - 2 किया, ये भी अलग ही मिल रहा है हमें, इसको क्या नाम दे? तो इसलिए फिर उन्होंने होल नंबर का और एक सीरीज बनाया। अभी ये पूरा हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ मैं, बट फ्लो में एक बार आया इसलिए मैंने बता दिया। इंटीजर्स 1 - 2 आता है, इसको क्या नाम देंगे? उनके लिए अलग नंबर सीरीज बनाई है, इंटीजर्स। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। मतलब उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, उसमें जीरो भी आएगा, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंटीजर्स, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है? ये सब लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था। इरेशनल नंबर मैंने क्या बताया था? जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि मान के चलो √3, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या वो? √3 नहीं आ रहा है ना स्क्वायर रूट से बाहर। हाँ, अगर मैंने √9 बोला होता तो तुम लोग तुरंत बोलते 3, बट मैंने बोला √3, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्या? नहीं। मैंने बोला √18, देखो जरा, √18 क्या करेंगे हम लोग? 9 × 2, 9 को बाहर निकाला 2, लेकिन बट कुछ तो है ना अंदर, √2 भी तो है ना अंदर। परफेक्ट स्क्वायर है क्या 18? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 18, ओके। देयरफॉर इट कम्स अंडर व्हाट? योर इरेशनल नंबर। मान के पाई का वैल्यू क्या रहता? 3.14, कुछ तो ऐसे। वो नंबर बहुत बड़ा है एक्चुअली, वो 3.14 हम लोगों ने टर्मिनेट किया है, अदरवाइज दैट नंबर इज टू बिग, दैट नंबर एंड दैट टू उसमें क्या है ना, एक कोई पैटर्न ही नहीं है। मतलब जैसे मान के चलो कुछ रिकरिंग रहते हैं, तो उसमें कैसे पैटर्न रहता है ना, कुछ तो 3 4 3 4 रिपीट होते जाएंगे, 4 5 जो भी है वो से रिपीट होते जाएगा, बट
यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, ऐसे कुछ तो 3.1592653 ऐसे कुछ ऐसे पैटर्न नहीं है. सो दिस इज व्हाट योर 22/7. हाँ, काफी सारे लोगों को ये रहता कि हम लोग तो उसको 22/7 बोलते हैं. और रैशनल नंबर का एक स्पेशलिटी है, रैशनल नंबर का ये स्पेशलिटी है, कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P by Q फॉर्म. P by Q फॉर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. किसको? इरैशनल नंबर को, सॉरी, इरैशनल नंबर को हम P by Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. और रैशनल नंबर मतलब these are rational number, these are the numbers which can be represented in P by Q फॉर्म. और इरैशनल नंबर को हम P by Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये जो पाए है, ये पाए हम लोग किस में काउंट करते हैं? इरैशनल में काउंट करते हैं. तो उसको तो हम P by Q में लिख सकते हैं 22/7 ना. That 22/7 is not exact value of pi. Remember this thing. Exact value of pi, it is never ending number 3.141592653. ऐसे वो कुछ तो अजीब नंबर है, उसका टर्मिनेट नहीं होता है. देयर इज नॉट इवन ए पैटर्न. एंड ये जो 22/7 है ना, ये इसके आसपास पहुंचता है, इसलिए हम उसको 22/7 में अप्रोक्सीमेट करते हैं. एक्चुअली 22/7 itself is not exact value of pi. Its exact value 3.14 भी नहीं है. उसका ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग इरैशनल होने की वजह से हम लोग उसका एग्जैक्ट वैल्यू ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होता है. और टर्मिनेट भी नहीं होता है और उसमें कुछ पैटर्न भी नहीं रहता है जो रिकरिंग हो जाए. ठीक है, तो ये है इरैशनल नंबर जिसका जो टर्मिनेट नहीं होते, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है. ओके, ये क्या ढूंढा है तुमने? 22/7 का वैल्यू ढूंढा है क्या? इतना छोटा वैल्यू हो ही नहीं सकता. तुम लोग अभी गूगल करके देख सकते हो पाई का वैल्यू. तुम लोग कुछ तो ऐसे बहुत बड़ा वैल्यू मिल जाएगा. नहीं नहीं नहीं, 22/7 ये अप्रोक्सीमेट है. नहीं नहीं नहीं, 22/7 इज ये पूरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं. इसका टर्मिनेट होगा ही नहीं भाई, वो टर्मिनेट होता ही नहीं है वो. एग्जैक्टली देखो, समर्थ ने करके भी देखा. यस, वो पूरा पेज भर के आएगा, डेफिनेटली वो पूरा पेज भर के आएगा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, वो इरैशनल है. इनफैक्ट तुम √2 का वैल्यू गूगल करो, तुम लोगों को फिर ऐसे ही पैटर्न दिखेगा. तुम लोगों को कैल्सी पे ये दिखेगा, लेकिन इसमें गूगल करके देखो, तुम लोगों को √2 का वैल्यू भी ऐसे ही मिलेगा. वो एंड ही नहीं होता है कहीं पे भी. ओके, तो रैशनल नंबर्स इसका उल्टा. अरे कैल्सी पे 2 डिजिट नंबर आता, बट कैल्सी मैनमेड है भाई, कैल्सी मैनमेड है. और 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका 3.14. वो पाई का वैल्यू लाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा वो उसके पीछे भी एक एक्सपेरिमेंट है. 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं पाई का. कहीं पे भी जाके बोलो, बाहर मत बोलना, किसी को पागल बोलेंगे. 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है. ठीक है शुभम, ये जरा शेयर कर, जरा तू एवरीवन कर, मुझे मत भेज, सिर्फ जरा पता चलने दे कैल्सी वालों को. ये जो नंबर है, ऑल पैनलिस्ट करके मत भेज, एवरीवन. देखो उसने सर्च किया, कितने एफर्ट्स ले उसने. गुड. तो ऐसा नंबर है वो बॉस. वो 22/7 कैल्सी पे मत जाओ. 22/7 हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट किया है बाय यूजिंग एरिया ऑफ सर्कल एंड दैट ऑल दोस थिंग्स. उसका भी प्रूफ है एक्चुअली. तो उन सब चीजों से वो वैल्यू आता है 22/7. ये पाई का वैल्यू है ही नहीं 22/7. बस वो 3.14 हमें मिलता है, इसलिए हम लोग बोलते कि चलो हाँ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, तो चलो 22/7 पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर देते हैं. उसके पीछे भी कुछ बहुत सारे लॉजिक्स है, उसके डीप में हमें जाना नहीं है. ओके, तो रैशनल नंबर्स, जो नंबर्स P by Q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं वो रैशनल नंबर्स. ओके, जस्ट एक इंट्रो है और कुछ नहीं. नंबर्स हमें पता नहीं रहते ना, इसलिए
जैसे कि पी बाई क्यू फॉर्मेट में जो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या आ सकता, इस टाइप के नंबर्स 2.34 रैशनल है, 0.333333 रैशनल है। रिमेंबर 0.333333 उसको भी हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/3 करके देखो 0.3333 आएगा। ओके, तो दैट इज रैशनल नंबर, क्योंकि उसको मैं 1/3 करके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना, दैट इज व्हाई इट इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट 0.9 रैशनल नंबर। सपोज मैंने बोला 1.86 बार रैशनल नंबर। ओके, तो बस इरेशनल कौन से होते हैं, जो नेवर एंडिंग होते हैं। ठीक है, सो 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। रिमेंबर, कैलसी पे मत जाओ, कैलसी पे इतना आता है। अरे ओके, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कलेक्शन ऑफ all the above numbers, collection of all the above numbers मतलब natural आया, whole numbers आया, integers आया, irrational आया, rational आया, सारे numbers का collection मतलब तुम्हारे real numbers। ओके, सारे numbers का collection मतलब real numbers, उसमें ये सब include होंगे। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक नंबर्स एंड उसका नोटेशन। देखो ये मैंने इसलिए बताया, वो तुम लोगों को कहीं पे भी यूज हो सकता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज हो सकते हैं, जहाँ पे कहीं पे अगर वर्ड आया कि रैशनल रूट्स है तो तुम्हें पता होना चाहिए रैशनल क्या। वैसे तो मैंने उस टाइम पे बताया था, अगर देखोगे तो उस टाइम पे मैंने काफी सारे चीजें बताई है, क्लियर कर दी है, लेकिन तब भी एक जनरल नंबर सिस्टम यू शुड नो। ओके, तो बिलोंग्स टू देखा, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन देखा। ओके, तो दोनों चीजें क्लियर है। अब देखते हैं उसको यूज कैसे करते हैं, किसको, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। मैंने वैसे भी नोट्स में एक एग्जांपल दिया ही है, आई टेक सम डिफरेंट एग्जांपल। सपोज I say B is set of vowels, B is set of vowels। तो B में कौन से नंबर्स ये एलिमेंट्स आएंगे, A E I O U, A E I O U, ये लेटर्स आएंगे। तो अगर मुझे बताना है कि A एलिमेंट B में प्रेजेंट है, सपोज आई वांट टू टेल यू A एलिमेंट इज प्रेजेंट इन B, हाउ विल आई राइट इट? A belongs to B. A belongs to B. Suppose I want to say A element B में present है, तो कैसे बोलेंगे उसको? A belongs to B. Don't forget, belongs to मतलब ये ऐसा वाला E, ऐसा नहीं है वो। ओके, वो कैसा है? ऐसा E है। ओके, और अगर मुझे बोलना है B, सॉरी बी नहीं लेते, कंफ्यूजन हो जाएगा, सी इज नॉट प्रेजेंट इन बी, तो कैसे होगा? सी डज नॉट बिलोंग टू बी। ओके, सो ए बी में प्रेजेंट है, उसको कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू बी। सी बी में प्रेजेंट नहीं है, उसको कैसे लिखेंगे? सी डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इस तरीके से तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग देखेंगे दो मेथड्स, जिस मेथड से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सब कुछ जिनको एटलीस्ट 10 तक तो भी मैथ्स था, उन लोगों को ये सब चीजें होनी चाहिए सिलेबस में। सो मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। ओके, तो दो मेथड्स है हमारे पास, एवरीथिंग इज देयर इन नोट्स। लिस्टिंग मेथड और दूसरा रहता है रूल मेथड। ओके, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म
और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तुम लोगों को जनरली जो क्वेश्चन में मिलेगा वो जनरली ये यूज करते हैं। हाँ ऑब्वियसली वो तुम लोगों को ऐसे नहीं बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, नहीं, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़ा रेयरली पूछते हैं। बट जो गिवन सेट होगा जिसके ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे वो गिवन सेट जनरली इसमें रहता है, सेट बिल्डर फॉर्म में रहता है जनरली। ओके, तो फिर लिस्टिंग मेथड मतलब लिस्ट करना, और रूल मेथड शॉर्ट में बताना। सीधी सी बात है, देखो मान के चलो अभी अनीश और ये है करण है, ठीक है, ये दोनों ही आते हैं यार सामने, अभी क्या करें, है क्या वो दोनों आज लेक्चर में? आज लग ही नहीं रहे हैं लेक्चर में, है क्या है लेक्चर? अरे है ना, प्रेजेंट है प्रेजेंट है। ओके तो मान के चलो अनीश की मम्मी ने बोला और करण की मम्मी ने बोला कि पाव भाजी का सामान लेके आ, ठीक है, तो करण ने क्या किया, चुपचाप गया सब कुछ लेके आया। और अनीश जो है, अनीश की मम्मी ने भी अनीश को बोला पाव भाजी का सामान लेके आ। अनीश बोला मतलब क्या कहलाना है, तो अनीश को सब कुछ बताना पड़ा कि भाई तू पाव भाजी का मसाला लेके आ, फिर तू और क्या क्या रहता, आलू लेके आ, फिर तू मटर लेके आ, तो ये सब चीजें उसको बतानी पड़ी। करण करण को ये सब चीजें बतानी पड़ी क्या? नहीं बतानी पड़ी। तो पाव भाजी का सामान, ये जो मेथड है बताने का वो हो गया रूल मेथड, और जो पूरा लिस्ट करना पड़ा अनीश के लिए वो हो गया लिस्टिंग मेथड। समझ में आई बात? ओके हाँ पाव भी चाहिए, करेक्ट करेक्ट, पाव भी चाहिए, नहीं तो पाव भाजी कैसी बनेगी, है ना? फिर वो पाव भाजी भी तो रोटी हो जाएगी। चलो ठीक है। सो रूल मेथड में हम लोग शॉर्टकट में बता देते हैं कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, और लिस्टिंग मेथड में हम लोगों को पूरा लिस्ट करना पड़ता है। ओके, भूख लगी है पाव भाजी का नाम लेते ही। ओके चलो तो अब शुरू करते हैं रूल मेथड एंड लिस्टिंग मेथड का अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन। देखो अभी एक एग्जांपल मैं सामने रखती हूँ। सपोज ए मैंने रखा, सेट ऑफ इवन नंबर से मान के चलो 2 2 4 6 8, दैट्स इट। ओके, और अभी क्या किया मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने इवन नंबर्स को लिस्ट किया प्यार से। किसी ने तो मुझे बोला कि लेस देन 0 to 10 के बीच के इवन नंबर्स लिखो, मैंने लिख लिए। ओके, रूल मेथड क्या बोलेगा? रूल मेथड भी तुम्हें यही आंसर देगा, बट वो कुछ एक्सप्रेशन बनाएगा। x such that x belongs to x belongs to or else x such that x is equal to 2n and n lies between 0 to 5. N lies between 0 to 5 and n belongs to natural numbers. एक्सप्रेशन बनाया उसने, क्या एक्सप्रेशन बनाया? x is equal to 2n, x is equal to 2n, n is lying between 0 to 5 and n belongs to natural number. तुम लोग बोलोगे मैम इससे अच्छा तो ये कम स्पेस ले रहा है, ये तो कितना बड़ा स्पेस ले रहा है। अगर लेकिन समझ के चलो, तुम लोगों को अगर 100 तक के अगर पूछे होते तो क्या करते? 100, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा? अगर 100 तक के इवन नंबर्स पूछे होते तो तुम क्या करते? पूरा नंबर ये पूरा लिखना पड़ता ना, फिर हम लोगों को पूरा लिखना पड़ता 100 तक का। तो ये मेथड तब काम आता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। रूल मेथड तब काम आता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो आज पता नहीं पेन को कुछ तो हो गया है ये क्या डॉट डॉट क्यों रे बॉस, डॉट क्यों? अच्छा ठीक है चलो, आज पेन क्यों नहीं चल रहा?
रिवीजन की तरह हो गया ये तो। एक मिनट। हाँ चलो, तो अगर यहाँ पे 100 तक आता तो फिर हम लोग, हाँ रे वही ना, वो डॉट नहीं रहता रे, कॉमा रहता ना, वो ऐसे 2 4 6 8 एंड 100 तक। अच्छा ये वाले डॉट्स बोल रहा तू, ओके ओके ओके। हाँ तो वही ना, डॉट्स लिखने पड़ते हैं ना, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल वे ऑफ लिस्टिंग, है ना। हर एक एलिमेंट आना चाहिए ना उसमें, वैसे देखा जाए तो। हम तो अपने शॉर्टकट के लिए, हम अपने कन्वीनियंस के लिए वो डॉट लिख देते हैं, ओके। तो क्या होता है जनरली, जब बड़े एलिमेंट्स, ज्यादा एलिमेंट्स रहते हैं, तब हम लोग जनरली रूल मेथड को यूज करते हैं। रूल मेथड एक्चुअली गिव्स यू द कंप्लीट आइडिया, ओके। तो देखो अभी इसको मैं, इस रिप्रेजेंटेशन को अभी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। n इज लाइंग बिटवीन 0 to 5। यहाँ पे ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, इक्वल टू है क्या, इक्वल टू मतलब 0 इसमें इंक्लूड होता है, इक्वल टू मतलब 5 भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है मतलब 5 भी इंक्लूड नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स है वो इंक्लूड होंगे। समझ में आ रही है ना बात? इन दोनों के बीच में जो नंबर्स है वो इंक्लूड होंगे। तो कौन से नंबर्स है? n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2n के हिसाब से 2n क्या होगा? 2 होगा। n इज इक्वल टू 2, तो फिर x इज इक्वल टू 2n के हिसाब से क्या होगा? 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 4। x इज n इज इक्वल टू 3, तो उस हिसाब से 2n कितना होगा? 6। n इज इक्वल टू 4, तो उस हिसाब से 2n कितना होगा? 8। आ गए। 5 तक तो जाना नहीं है क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है ना। इक्वल टू है क्या यहाँ पे? अगर ऐसे होता तो हम 5 को भी लेते थे, लेकिन इक्वल टू तो नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे। और मैंने 1.5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेचुरल नंबर्स बोला है। नेचुरल नंबर्स मतलब नो डेसिमल्स, नेचुरल नंबर्स मतलब नो डेसिमल्स, इसलिए मैंने 1.5 को भी नहीं लिया। समझ में आ रही है बात? ओके। सो इस तरीके से ये सेट जो है वो इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके। इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, उसको एकदम नॉर्मल ऐसे लिख देते हैं, लाइक सी कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर बिटवीन 0 and 10, ऐसे लिखते हैं। चलता है। अभी देखो क्वेश्चन में तो तुम लोगों को कोई पूछेगा नहीं कि चलो भाई सेट बिल्डेड फॉर्म में लिखो, तो वैसे भी तुम लोगों को इस पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि कैसे लिखते हैं। तुम्हें इस पे दिमाग लगाना है, इस सेट को कैसे एनालाइज करेंगे, जैसे मैंने अब भी किया। n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 रखा, n इक्वल टू 3 रखा, n इक्वल टू 4 रखा। ये सेट को तुम लोगों को एनालाइज करना है। तुम लोगों को ये देंगे और ये पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ये छोटे बच्चों की बात हो गई, ठीक है। अभी नहीं करना है वैसे। तो तुम लोगों को सेट इस या फिर इस टर्म्स में दिया होगा, तुम लोगों को वो सेट को बनाना है। वो सेट में क्या क्या आ सकता है, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ, ओके। सो दैट इज योर टास्क। अभी सपोज मान के चलो मैंने और एक एग्जांपल लिया, लेट्स से यस नोट्स का एग्जांपल लेते हैं। नोट्स का एग्जांपल बी सेट का। उन्होंने बोला है x such that x belongs to, x such that ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे डॉट से भी लिखते हैं कभी कभी, ओके। क्वेश्चन में तुम लोगों को ये अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ अभी तुम लोगों को। x belongs to और else and n belongs to होल नंबर लेते हैं, ओके। कुछ रेंज दिया हुआ है 0 to 10, 0 to 9, नो कुछ रेंज नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला है x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो अब इसका हमें बनाना है सेट, ओके। इसका हम बनाएंगे सेट। तो b क्या आ जाएगा? n बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब n कहां से जाएगा? 1 2 3 4, पता ही नहीं कहां तक जाएगा, बोला ही नहीं उन्होंने, ओके। तो 0 रख दो यहाँ पे, 0 स्क्वायर इज 0,
1 रख दो यहाँ पे। n के वैल्यू से नहीं है सब, हमें x देखना है, हमें n नहीं ढूंढना, हमें x चाहिए। x इज एन एलिमेंट ऑफ b, x इज एन एलिमेंट ऑफ b। इसका क्या मतलब है? सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, तो n इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0, n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4। यस, कोई है ऐसा जिसको 8th स्टैंडर्ड से मैथमेटिक्स नहीं है? इज देयर एनीवन? वो तो बताओ मुझे जरा, क्योंकि लास्ट ईयर एक बंदा ऐसे था, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। आईएससी में कुछ तो बोला ऑप्शन था हम लोगों को। यस, इज देयर एनीवन? नहीं है ना कोई पक्का ऐसे? अगर हो तो बताओ यार, क्योंकि कैसे होता है ना, उस हिसाब से फिर पढ़ाने का ये जो है वो चेंज करना पड़ता है तरीका। ऑब्वियसली बेसिक ही पढ़ाएंगे, बट थोड़ा और बेसिक में जाऊंगी फिर मैं, ऐसा इसलिए। ओके, आई होप नहीं है कोई ऐसा, कि अभी तक तो बताया नहीं किसी ने मुझे। ओके, तो फिर क्या क्या है फिर हमारे पास? n इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर 4 आया। n इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर 9 आया। n इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर 16 आया। तो हमें एंड पता नहीं ना इसका, वी डोंट नो इट्स एंड, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ओके, सो हमें पता नहीं है वो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना रूल मेथड, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड लिस्टिंग मेथड। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, ये एक ये ठीक है, ऑलमोस्ट काफी सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने ले लिए। एक इक्वल टू वाला लेती हूँ मैं, ठीक है। सपोज सी सेट है x such that x is equal to मान के चलो लेते हैं 3n and n belongs to, or else n belongs to integers and n is lying between -2 to +2। कौन बताएगा कैसे बनेगा? चलो बताओ जरा, इसका सी सेट कैसे होगा? बहुत टाइम से चुप ही बैठे हो, सॉल्विंग नहीं है तो। बोलो, मुझे खुद बोर होता है ऐसे, तुम लोग चुपचाप बैठ गए तो। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटीजर सेट। यस, आई गुड। एक मिनट, -3 कैसे आया रे? इसी का तो -1 भी कैसे आएगा? हाँ ठीक है ठीक है, -3 सही है, -3 सही है, सॉरी। यस, करेक्ट। गौरीश कर क्या रहा है तू? नींद हो गई क्या तेरी? ओके, तो अगर ये इंटीजर्स में है, अगर ये इंटीजर्स में है तो क्या क्या आएंगे इनके वैल्यूज? -2 इंक्लूडेड है? नो, -2 के बाद कौन सा इंटीजर आता? -1 आता, तो 3n क्या होगा? -3 होगा। -1 के बाद कौन सा इंटीजर आता? 0 आता, तो 3n क्या होगा? 0 होगा। 3n क्या होगा? 3 into 1 3 होगा। 2 लेना है, जरूर लेना है, इक्वल टू दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 2 लेना ही पड़ेगा। ओके, 2 तो लेना ही पड़ेगा ना, इक्वल टू दिख रहा है मुझे वहां पे, तो 2 लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया फिर? 6। ओके, तो क्या क्या बना फिर अपने सेट में? क्या क्या आया? -3 आया, 0 आया, 3 आया, 6 आया। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? कुछ भी डाउट हो? अच्छा, तूने n के वैल्यूज बताए? क्या बात है, तुझे पूछा क्या है? तुझे x पूछा है,
x इज इक्वल टू 3n, ठीक है। और n के वैल्यूज 2 तक जाएंगे, रिमेम्बर, हाँ, बिकॉज वो 2 भी इंक्लूडेड है, इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो इंक्लूडेड है। ओके, सो this was your rule method and listing method. Okay, now a very basic classification of sets is your finite set and infinite set. नाम से ही पता चलता है। फाइनाइट सेट क्या है ये? फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, लिमिटेड, है ना, लिमिटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला लिमिटेड सेट, finite elements. Okay, a is equal to 2 4 6 8 finite elements. Okay, जैसे वहां पे रेंज दिया था, यहाँ पे कई कुछ तो रेंज दिया है ना यहाँ पे, तो जनरली जब रेंज देते हैं तब फाइनाइट होता है। लेकिन देखो अभी एक एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने रखूंगी ना, इनफाइनाइट सेट में क्या होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर infinite or unlimited. Okay, number of elements infinite or unlimited. जैसे कि ऊपर एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, b 0 1 4 9 16 नेवर एंडिंग है ना, ये रुकेगा ही नहीं कभी। ओके, तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब एक दो एग्जांपल्स मैं तुम्हारे सामने रखती हूँ, ध्यान दो। सेट बिल्डर फॉर्म में रख रही हूँ, x such that x belongs to or else x is equal to 2n, n is lying between 0 to 5 and n belongs to natural number. Okay, next, or else I'll just change it to n square, ठीक है, ठीक है, 4n लिख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 4n नॉर्मल। और b को मैंने डिफाइन किया x such that x is equal to 4n, सब कुछ सेम है, but n belongs to integers। दूसरा, x such that x is equal to 4n, n belongs to rational numbers. Which one is finite, which one is infinite, मुझे बताओ, सोचो एंड मुझे बताओ, which one is finite, which one is infinite, तीनों में से कौन कौन फाइनाइट है, कौन कौन इनफाइनाइट है, मुझे बताना है तुम लोगों को। ओके, एक आंसर सही मिला मुझे, गुड। और एक आंसर सही मिला मुझे, ओके, आगे। ओके, देखो
सबसे पहले तो ये आंसर सब लोगों ने सही बोला है, पहला वाला तो फाइनाइट है ही। देखो n क्या क्या आएगा यहाँ पे, 0 to 5 ना नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4। ओके, तो a में क्या क्या आएगा, n को रख दो 1, n को रख दो 2, n को रख दो 3, n को रख दो 4, 16 आ गया, है ना। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या है, z बोला है ना, ठीक है सेम ही आएगा, 1 2 3 4। ओके, तो b क्या क्या हो जाएगा, 4 8 12 16। लेकिन अगर तुम इसकी बात करोगे, मुझे रैशनल नंबर्स लेने हैं, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। 0.1 है, 0.101 है, 0.125 है, 1.678 है, 1.54, 1.23, 1.1, 1.1, कितने रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। उसमें रिकरिंग भी आएगा, उसमें 2.3 डॉट ऐसे कुछ आएगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन n and 0 and 5, बिकॉज रैशनल नंबर्स मतलब क्या है, जो पी वाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेसिमल्स में आते हैं, डेसिमल्स में मतलब जो इस टाइप के डेसिमल्स होते हैं, 2.34 2.34, ये डॉट आया मतलब रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, इस टाइप के डेसिमल्स इसमें आते हैं। तो देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मतलब डेसिमल्स आर अलाउड, तो जैसे ही डेसिमल्स अलाउड है, देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 5। देयरफॉर सी जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.1 ले लो, 2.1 ले लो, 2.3, 2.16, इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, so what can I say, yes there are, though there is a limit, मतलब 0 to 5 दिया तो है, ओके, लेकिन यस रैशनल नंबर कैन नेगेटिव और कैन बी नेगेटिव, बट यहाँ पे रेंज हम लोगों ने 0 to 5 का लिया है ना। इन जनरल यू कैन से रैशनल नंबर्स आर नेगेटिव, बट रेंज हमें 0 to 5 का दिया है। ओके, तो फिर देर आर infinite rational numbers between 0 and 5. Therefore, it is infinite set. Okay, therefore it is what set? It is infinite set. Okay, it is infinite set. चलो, नाउ ये हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हो गया इनफाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हो गया फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, उसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, सी का एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए। सी में यस यहाँ पे थर्ड है ना, ये 0 to 5 के बीच में मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर्स बोला है ना, क्यों मतलब रैशनल नंबर्स बोला है, तो रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसे 0 to 5 बोला तो है, लेकिन इसके बीच में अगर मैं इंटीजर्स की बात करूंगी तो मेरे पास इतने ही है 1 2 3 4, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूंगी तो मेरे पास इतने ही है 1 2 3 4, अगर मैं होल नंबर्स की बात करूंगी तो मेरे पास इतने ही है 1 2 3 4, लेकिन अगर मैंने रैशनल नंबर्स की बात की तो कितने हैं हमारे पास, ये 0.12, 1.23, 1.1234, कितने सारे नंबर्स हैं, 1.13 बार, 1.6, 2.8, 2.3, मतलब ये तो मैं ऐसे ही जनरल ले रही हूँ, इसके बीच में 2.8 और 2.3 के, इनफैक्ट 2.3 और 2.4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, इनफैक्ट तुम लोग 2.31 एंड 2.4 कुछ तो ऐसे, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, तो ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे, तो ऑब्वियसली अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये 4n का वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगा,
तो मतलब there are infinite forens, there are infinite elements in this set C. Okay, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मतलब इनमें से मतलब ऐसे काफी सारे नंबर्स आ सकते हैं, डेसिमल्स वाले काफी सारे, मतलब you can't count. There are infinite numbers between your 0 and 5, infinite values of n, therefore infinite values of x. Okay, so this is the way to analyze this set. Okay, समझ में आया आई गेस ना? नहीं आया होगा तो पूछो. कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट. ऑब्वियसली कार्डिनल नंबर किसके, कौन से सेट के लिए होगा? कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट के लिए होगा क्या? इनफाइनाइट के लिए कार्डिनल नंबर फाइंड ही नहीं कर सकते. जैसे मान के चलो सपोज मैंने सेट ए लिया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट. बताओ इसका कार्डिनल नंबर बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, वो रिप्रेजेंट करता है. तो अगर सेट इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सारे होंगे, कितने सारे होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इतने सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, तो उसका कार्डिनल मतलब सेट में इतने सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते. तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? उसका कार्डिनल नंबर हम फाइंड ही नहीं कर सकते. ओके, किसका? इनफाइनाइट सेट का. सो कार्डिनल नंबर हमेशा किसका ढूंढा जाता है? ऑफ फाइनाइट सेट, हमेशा. ओके, यस. किसी ने तो पूछा है रूल मेथड में इनफाइनाइट के लिए हम लोग लेस देन और इक्वल टू लेस देन इंफिनिटी, हाँ लिखते हैं, यस यस यस, जरूर लिखते हैं. जैसे कि मान के चलो सपोज मुझे लिखना है n इज ग्रेटर देन और एल्स लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख सकते. तो इंफिनिटी मतलब नेवर एंडिंग, दैट नंबर नेवर एंड्स. ओके, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन. तो कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट वो रिप्रेजेंट करता है. तो अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मुझे पता नहीं है कितने हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर भी हम लोग नहीं ढूंढ सकते. सो कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? फाइनाइट सेट के लिए एप्लीकेबल है. ओके, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए एप्लीकेबल है. अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ. कैसे लिखते हैं कार्डिनल नंबर को? ओके, कैसे दिखता है वो? ओके, सो सपोज ए सेट है 2 4 6. कितने एलिमेंट्स है इसमें? 3 एलिमेंट्स है ना. तो एन ऑफ ए कितना हो गया? 3. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना है उसका कार्डिनलिटी. ओके, उतना है उसका कार्डिनलिटी. अभी सपोज मान के चलो मैंने ऐसे लिखा, okay, let's say I am having x such that x is equal to 2n, n is lying between 0 to 5 और n belongs to natural number. क्या होगा इसका कार्डिनलिटी? यस, 0 to let's say 7 कर लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 5 बहुत हो गया. तो फिर 0 to 7 है तो उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? n 0 to 7 है, मतलब n कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 and 6. ओके, तो b में क्या होगा फिर? n 1 रखो 2 आया, n को 2 रखो 4 आया, n को 3 रखो 6 आया, n को 4 रखो, n को 5 रखो 10 आया, n को 6 रखो 12 आया, है ना. तो कार्डिनलिटी क्या होगा इसका? इसका कार्डिनलिटी होगा 1 2 3 4 5 6 elements. Okay, 6 elements. Next हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल. अब तुम लोग बताओ मुझे कार्डिनलिटी क्या है इसका? x such that n square minus 3 2 plus 3. बोलो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? टेल मी फटाफट फटाफट.
अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मुझे। सॉरी, एक मिनट, माय मिस्टेक। आई हैव टू राइट हियर एज जेड, जेड, सॉरी, बिलोंग्स टू जेड। ओके, कोई 3 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। हाँ, देखते हैं अभी क्या आता है। n इज इक्वल टू -3 इंक्लूड होगा, जरूर होगा, इक्वल टू है। n स्क्वायर क्या होगा? 9। -3 के बाद कौन आता? 2, -2 आता। सो n स्क्वायर विल बी 4। देन n इक्वल टू -1। n स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। n इक्वल टू 0, n स्क्वायर कितना होगा? 0। देन n इक्वल टू 1, n स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1। n इक्वल टू 2, n स्क्वायर कितना होगा? 4। n इक्वल टू 3, n 3 लेंगे ना, जरूर लेंगे। n स्क्वायर कितना? 9। अब मुझे इतने सारे नंबर्स मिले हैं, मुझे बताओ सी में 9 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, क्या फिर से मैं 1 लिखूंगी? फिर से मैं 4 लिखूंगी? फिर से मैं 9? नो, नॉट एट ऑल, अलाउड ही नहीं है। ओके, अलाउड ही नहीं है फिर से लिखना। सो एन ऑफ सी क्या होगा? एन ऑफ सी क्या होगा? 4। सो जो लोगों का 4 आंसर आया है, गुड। जो लोगों का 6 आंसर आया है, 7 आंसर आया है, उन लोगों ने इनको भी इंक्लूड कर लिया है। ओके, डोंट डू दैट। रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, सो यस, सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मॉड्यूल में काफी सारी जगह पे आई यूज किया है इंटीजर्स के लिए। आई विल टेल यू एट दैट टाइम। ओके, ओके, मतलब अभी सेम आंसर्स आए हैं काफी, तो आंसर सही होगा। अलग अलग आंसर्स आते हैं तो फिर गलत होने के चांसेस रहते हैं। ओके, यस, तो मे बी आंसर होना चाहिए 5। ओके, आंसर होना चाहिए 5। ओके, लेट्स चेक इट आउट। n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? -2। -2 के बाद -1, देन 0। ओके, तो n क्यूब क्या होगा? -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब this -1, 0, 1, 8। ओके, तो सब कुछ डिफरेंट है ना, तो डी में लिखेंगे 1 बाय 1, -8, -1, 0, 1 आया है कि पहले कभी नहीं? यहाँ पे कैसे था? 1 आया था, इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट 1 नहीं लिया था। 4 ऑलरेडी था, इसलिए हमने 4 नहीं लिया था। 9 ऑलरेडी था, इसलिए हमने फिर से 9 नहीं लिखा था। यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। 1 ऑलरेडी नहीं है, इसलिए 1 लिखना पड़ेगा। 8 भी नहीं है, तो 8 भी लिखना पड़ेगा। सो दिस इज योर D. And what is cardinality of D? कितने elements है? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so cardinality of D is what? 5. Getting my point? Okay, तो okay. अभी जैसे मान के चलो कोई सेट है, ठीक है, हम लोग वो बाद में देखेंगे, वैसे भी आगे वाले इसमें देखेंगे। एक चीज,
थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट can never be a fraction or negative number। कभी हो ही नहीं सकता ना, काउंट है ना, वो काउंट है 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो सकता है क्या 1.5 एलिमेंट्स, ऐसे हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। -2.3 एलिमेंट्स, -3 एलिमेंट्स, नहीं। हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, उसमें 5 एलिमेंट्स है, हम लोग ऐसे बोलेंगे उसमें -5 एलिमेंट्स है। किसी रूम में लोग खड़े हैं और या फिर लोग बैठे हुए, हम लोग ऐसे बोलेंगे क्या 2.3 लोग बैठे हुए हैं? नहीं। क्या हम ऐसे बोलेंगे क्या -5 लोग बैठे हुए हैं? नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यस इट इज ए काउंट। Cardinality of element is what? Count. Therefore, it can never be a fraction. It can never be a negative number. Okay. So therefore, what we can say, it is always whole number. होल नंबर क्यों? क्योंकि 0 भी आ सकता, 1 भी आ सकता एंड 2 भी आ सकता एंड सो ऑन। 0 कैसे आ सकता है? सपोज मैंने बोला, देखो ए ऐसा सेट है that gives me x such that is a natural number less than 1। है क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से लेस है? नहीं। सो ए में कोई एलिमेंट आएगा? कोई नहीं आएगा। तो मैं इसका मतलब एन ऑफ ए क्या होगा? 0 होगा। यस। तो 0 भी तो कार्डिनलिटी हो सकता है। किसका? एम्प्टी सेट का, एम्प्टी सेट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाइ से। ओके, सो x such that x is a natural number less than 1, तो 1 से कम नेचुरल नंबर तो कोई है नहीं, तो a will not have any element inside it। ओके, मेरे थोड़े वो कर्ली ब्रैकेट्स को माफ करना, अजीब अजीब बनते हैं वो, ठीक है। सो एम्प्टी सेट है, तो इसमें कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। सो एन ऑफ ए इज व्हाट? 0। ओके, सो ये दिस इज एम्प्टी सेट, नल सेट एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाइ से। तो इसलिए कार्डिनलिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर। रिमेंबर दिस थिंग। ओके ओके, सो काफी सारी चीजें, काफी सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए। नोट्स में मैंने सिर्फ थ्योरी दिया है, ये एग्जांपल्स हमने अभी ऑन द स्पॉट लिए हैं, तो ये पता नहीं अभी नोट्स में नहीं है शायद से, नोट्स में एक दो एग्जांपल्स है नोट्स में। ओके चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, कार्डिनलिटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ, अदरवाइज अभी नहीं, मैं वो क्वेश्चन बाद में पूछूंगी। तुम लोगों को थोड़ा सोचने को ये करना चाहिए ना, पुश करना चाहिए ना तुम लोगों के दिमाग को भी थोड़ा सा। तो मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी, फिर अभी मैं बताऊंगी, तुम लोगों को समझ में आ जाएगी बात। टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, काफी सारे टाइप्स हम लोगों को पता है। ओके, यूनिवर्सल सेट पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट को एक्चुअली ऐसे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट हम लोग ऐसे ही बोल सकते कि इट इज ए लार्ज सेट, जिसके इट इज वेरी लार्ज सेट। सपोज मान के चलो मैंने एक सेट लिया है ए, जिसमें आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स। ओके,
नेचुरल नंबर्स, बी सेट लिया है और होल नंबर्स का, सी सेट लिया है मान के चलो इंटीजर्स का, ओके तो ऐसा कौन सा सेट है जो इसके लिए, ये तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट करके एक्ट कर सकता है, मतलब ऐसा कौन सा सेट है जो ये तीनों को इंक्लूड कर सकता है, ऐसा कौन सा बड़ा सेट है जो ये तीनों को इंक्लूड कर सकता है? यस, वी कैन से दैट इट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, rational numbers can be taken as universal set। के बाद और क्या ले सकते हैं हम लोग? रियल नंबर्स कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट। सो बेसिकली तुम्हारा यूनिवर्सल सेट जो है दैट सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, contains all possible elements, okay, so it is what very large set containing all possible elements, okay, so it is very large set which contains all possible elements, everything is given in notes, ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल्स लिखो अच्छा रहेगा, मतलब सी कैसे था ना, अगर पढ़ाते पढ़ाते साइमल्टेनियसली लिखते हो ना तो थोड़ा ध्यान उधर ही रहता है, नहीं तो फिर दिमाग में काफी सारी चीजें, ब्रेकफास्ट में क्या बना है आज, फिर दोपहर के टाइम पे क्या करना है, कितना सोना है, मूवी देखनी है क्या, ये सब चीजें दिमाग में आने लगती है, ठीक है, तो पढ़ाते टाइम लिखो सो दैट वो दिमाग में बैठ जाता है, ओके। सो सेकंड, अभी तो वैसे टीवी पे भी देखने के लिए कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ नेटफ्लिक्स है ना, सही है ना, ओके चलो नेक्स्ट, null or empty set, or you can call it as impossible set, null, empty, क्या बात है, महाभारत अच्छी बात है अगर देख रहे हैं तो ओके अभी अभी ऊपर ही मैंने बताया था नल सेट और एम्प्टी सेट, इसका मतलब यस देयर इज नो एलिमेंट which do not contain element, sorry, the set which doesn't contain any element, okay, no element present in a set, no element present in a set, तो वो हो गया एम्प्टी सेट। अभी एम्प्टी सेट के बारे में कंफ्यूजन रहता है, जैसे मैंने अभी ऊपर तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, x such that x is a natural number less than 1, लेस देन 1 तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं, अपने नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ओके, अपने नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो इस सेट में कोई आएगा नहीं आएगा। अभी अगर मैंने बोला x such that x belongs to whole number and or else you can say x is smallest even number and x belongs to whole number, इस तरीके से मैंने लिखा है, तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 0, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला है ना उन्होंने, और एक्स होल नंबर्स है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 0 होगा, तो बी में क्या आएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, दो सेट्स में डिफरेंस है ना रे, दो सेट्स में डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, इसमें एलिमेंट है ही नहीं और इसमें एलिमेंट है, कौन सा है पर वो 0, 0 तो है ना,
एम्प्टी तो नहीं है ना, जीरो तो आ रहा है ना उसमें, जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब n ऑफ b क्या है, 1 है. दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी हो ही नहीं सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज इसके अंदर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. ओके लेकिन यहाँ पे n ऑफ a कितना है, जीरो है. n ऑफ a जीरो क्यों है, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं है. दिस इज एन एम्प्टी सेट. दिस इज एन एम्प्टी सेट और इसके अंदर जीरो है, इसलिए हम लोग उसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे. ओके सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. दिस सेकेंड एग्जाम्पल. इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है. अगर जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है, यस उसमें एलिमेंट है. ओके और अभी मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों के सामने रखूंगी. मुझे तुम लोगों को बताना है whether that is an empty set or not. Okay. Third is equal to n square. बोलो empty set है नहीं है? बोलो empty set है या नहीं है? Yes, it is not an empty set. Okay, why is this so? Because if you look at it, n equal to 3 दिया हुआ है ना. ओके यहाँ पे अभी मैंने रेंज नहीं दिया. रेंज मैंने ऐसे नहीं दिया 3 2 2 या फिर 1, ऐसा कुछ रेंज नहीं दिया है मैंने सिर्फ और सिर्फ n इक्वल टू 3 दिया है. तो n को रखो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 5n प्लस 6. अगर मैंने n को रखा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 कितना आएगा ये 9 माइनस 15 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0. इसका मतलब अगर मैंने n को यहाँ पे रखा तो मुझे ये 0 मिल रहा है. इसका मतलब n इक्वल टू 3 पे मैंने चेक किया. ओके तो n इक्वल टू 3 पे मैंने चेक किया तो मुझे क्या मिला, 0 मिला. तो इसमें क्या होगा, 0 आएगा. Therefore not an empty set. Not an empty set. Okay so because n of c is equal to 1. Yes it contains an element 0, therefore it is not an empty set. Okay so I think it is clear to you what is empty set. ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. शार्प 9 बजे छोड़ूंगी मैं आज. 1 मिनट आगे नहीं, 1 मिनट पीछे नहीं. सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट मतलब नाम से ही पता चलता है, इट हैज ओनली वन एलिमेंट. It has only one element. ऊपर वाला जो सेट था, can I say this is singleton set? Yes, I can say that it is singleton set. C is equal to, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई. x is equal to n square minus 5n plus 6. और अभी तक हम लोगों ने एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस नहीं किया है. अभी तक हम लोग सिर्फ कंसेप्ट्स देख रहे हैं. कंसेप्ट्स के लिए वजह से मैंने ये अलग अलग क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखे हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए 2 क्वेश्चंस रखती हूँ मैं. कौन सा सिंगलटन है कौन सा नहीं है मुझे बताओगे, ठीक है?
This is the set. सिंगलटन मतलब ठीक है ना, एक ही एलिमेंट होना चाहिए उसमें, उस सेट में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि सपोज x इज इक्वल टू a, एक ही एलिमेंट है, y इज इक्वल टू 3, एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ओके, इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6। यस, सिंगलटन सेट। Which one is singleton, which one is not? ओके, सी है, डी नहीं है, सी सिंगलटन, बोथ आर सिंगलटन। ओह, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, देखो, यस, ओके, अभी n 1 2 3 के बीच में है, इसका मतलब n 2 and 3 है, करेक्ट? तो c इज व्हाट, फाइंड आउट करते हैं हम लोग। क्या है x, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6। पहले 2 को रखते हैं यहाँ पे। कितना आया ये, 4 माइनस 10 प्लस 6, आई गॉट इट एज 0। ओके, तो C में पहला एलिमेंट 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिला 0। अब 3 सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं, 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 0, फिर से 0 आया। ये 0 रखना पागलपंती है, इसको नहीं लिखेंगे। That's it. ओके, तो C में सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा, बिकॉज 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी 0 आता है, 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी 0 आता है। तो C इज सिंगलटन सेट। ओके, C इज सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट 2 to 4 के बीच में, मतलब n क्या होगा, 3 होगा एंड 4 भी होगा, 4 को इंक्लूड करना है। ओके, अब 3 को रख देते हैं यहाँ पे। क्या आया ये, 9। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक्चुअली देना चाहिए था, इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स, बट ठीक है। ओके, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। 0 आया, 4 को रखो यहाँ पे आप, तो मतलब D में पहला एलिमेंट कौन सा आया, 0 आया, तो 4 को रख दो यहाँ पे। कितना आया, 16, this 20, this 6, so it comes out to be -4 plus 6 plus 2, दूसरा एलिमेंट 2 आया। सिंगलटन है क्या, नॉट एट ऑल, नॉट ए सिंगलटन सेट, नॉट ए सिंगलटन सेट। ओके, सो पहला सिंगलटन है, दूसरा सिंगलटन नहीं है। समझ में आया? ओके, कुछ डाउट हो तो पूछो, or else we will stop. Yes, is there any doubt अभी तक के इसमें? ओके, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। So we'll stop here, continue tomorrow.
9-1 हो गए। अरे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, उतना टॉलरेंस एक्सेप्टेड है, वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं हम लोग 9-1, मतलब वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वैसे तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स कुछ भी है, बट इतना चलता है। चलो, ओके।